की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देख लेते हैं टॉपिक वॉपिक अपना। बच्चे यहाँ तो नहीं होती हैं, मतलब और जो लोकेशंस है वहां पे होती हैं अवंती क्लासेस, मतलब ऑफलाइन। यहाँ दिल्ली में तो ऑनलाइन ही है। ओके, आज डेट बता दो जल्दी से, क्या है? 21 है ना? 21 है मैम। 20 है। और देख, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तुम्हारा बैच है 02। ओके, तो चैप्टर तो बच्चे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा आज नॉन स्टिक इक्वेशन। जो भी चीजें आज पढ़नी है सारी पढ़ देंगे। टॉपिक है तुम्हारा नॉन स्टिक इक्वेशन। बच्चे नामी का सब कुछ प्रोवाइड होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्लासेस में आ रहे हो, जो मैं यहाँ पे जो सारे टीचर्स क्वेश्चंस कराते हैं उसको कैसे कर रहे हो, ठीक है। हाँ खुशी बोलो। अंकुश कहाँ थे बेटा लास्ट 2 क्लासेस से? मैम सीयूईटी का एग्जाम था ना, इसलिए। अच्छा, कैसा हुआ? मैम काफी अच्छा हुआ एग्जाम तो। अच्छा, अच्छा गया। कैसा आया हुआ था? मैम मतलब इजी क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री आई होगी, फिजिक्स और बायोलॉजी। यस मैम। और किसके लिए दिया था, कौन सी उसके लिए अप्लाई किया था? मैम यूनिवर्सिटीज। नहीं, कौन सी उस कोर्स के लिए? मैम मतलब जिस मतलब एलिजिबल था ना मैं जिस कोर्स के लिए, हाँ वो हाँ। मैंने फिल कर दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे शेयर करना अंकुश पेपर। ओके मैम। मैम ठीक। पेपर वो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था ना। अच्छा, ऑनलाइन नहीं अपलोड हुआ होगा क्या अभी तक? नो। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वाला होता है ना, वो थोड़े दिन बाद जैसे रिस्पॉन्स शीट वगैरह आती है ना, तो वो अपलोड कर देते हैं। अगर कर दे तो मुझे शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं। हाँ जरूर मैम, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ दीपिका, जैसे अंकुश शेयर करेगा ना, मैं तुम्हें दिखा दूंगी या ग्रुप्स में भेज दूंगी मैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट हो गए ना। चलो। हाँ हाँ हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी जब अंकुश भेजेगा, ठीक है। अभी फिलहाल चलो भाई, फोकस करो यहाँ पे। नॉन इक्वेशन हेडिंग डालो। तुम्हें पता है नॉन इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है या बोर्ड का ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जिसमें नॉन इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आए। नहीं 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 नहीं, 12th पास आउट दे सकते हैं तरुण, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन अपने आप में भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप 12th के बाद दे रहे हो या अपने मास्टर्स लेवल के बाद भी अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो वो नॉन इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर देता है। वो इसलिए देता है, ध्यान से सुनो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सुनाई दे रही है ना सबको बेटा मेरी आवाज? यस मैम। हमने क्या पढ़ा था? मैम आपकी आवाज कट हो रही है। कट सबके लिए कट हो रही है क्या बेटा? क्लियर आ रही है। बेटा एक नो काम मैम करो, क्लियर। प्राची रीज्वाइन कर लो। क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा रही थी आपको, तो मैंने कहा था ये कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आई रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करके, है ना। और मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बाय कन्वेंशन जो है आयुपेक के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। मतलब प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर या बोल सकते हो 1 बार लिया गया होगा, और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर रही होगी, है ना। तो अगर मान लो हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, हम 1 मोलर पे नहीं निकालना चाहते, किसी और कंसंट्रेशन पे निकालना चाहते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी, हाँ या ना? पहले बताओ।
तो अगर हमारी कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है तो भैया हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो उसी को ही सिंप्लीफाई करने के लिए आई नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स इक्वेशन बेसिकली इसलिए आई कि हम अलग अलग कंसंट्रेशन पे ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको डेरिवेशन फिर बोल रही हूँ, डेरिवेशन नहीं करने का और ना मैं करवाऊंगी। अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट है डेरिवेशन करने में, वो आराम से अपनी बुक से देख सकता है, समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मत करना, क्योंकि ना आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो जरूरी है आपको पता है वो मैं करवा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ बच्चे, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन Mn, सिंपल, कोई भी मेटल लिया उसकी रिडक्शन करा दी मैंने, सिंपल। तो बच्चे नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, ध्यान से देखना। E इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिखते जाना इसमें, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एम बाय, या इसको बाय, एक सेकेंड इसको थोड़ा और आपको अच्छे से बताती हूँ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब पहले समझते हैं दे क्या रखा है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे करके। ई क्या है बच्चे आपका, बोलते जाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। वेरी गुड, ऐसे एक्टिव रहना सारे ताकि सो ना जाओ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है बच्चे, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है, केल्विन में लेने हैं टी। नहीं कशिश बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट ही किया है, डोंट वरी, मैं 7:45 तक लेके जाऊंगी इस लेक्चर को, तुम टेंशन ना लो। तभी मैं थोड़ा लेट करा रही हूँ क्योंकि बच्चों की ट्यूशन होती है ना। टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है। एन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। अगर आज का लेक्चर तुमने समझ लिया ना और क्वेश्चंस कर लिए जो मैं करवाऊंगी, तो तुम ये समझ लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाड़ डालोगे। एफ क्या है बच्चे, फैराडे। क्या होता है फैराडे, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9650 कूलम। मोल इनवर्स नहीं कूलम बस बेटा, कूलम, मोल इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि करंट फ्लो करवाने में हेल्प कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद वो आपका फैराडे कहलाता है। ठीक है, नंबर ऑफ, मैं एक बार डेफिनेशन अगर किसी को लिखनी है तो लिख सकता है, लिखोगे क्या डेफिनेशन? यस मैम। लिखो, लिख लो। For every 1 mole of electron, for every 1 mole of electrons, for every 1 mole of electrons transferred in the cell reaction, comma, the quantity of electricity that flows through the cell is 1 Faraday। कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जो सेल रिएक्शन में ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या था, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू द सेल इज 1 Faraday। ठीक है, वैसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, चलो इस पे आओ, जो जरूरी है बच्चे उस पे आओ जल्दी से। ओके, तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, और जब आप माइनस का साइन लगाओगे तो ध्यान रखना न्यूमिनेटर में आप प्रोडक्ट लिखोगे, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट लिखोगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड जो कंसंट्रेशन हम कितनी लेते हैं बताओ, यूनिटी 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिखना चाहूं, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट क्या है M, इसको मैं 1 मान लेती हूँ क्योंकि सॉलिड है, डिवाइड बाय Mn प्लस, डिवाइड बाय Mn प्लस। लिख सकती हूँ हाँ या ना?
Yes, ma'am. अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि ln को क्या बोलते हैं। ln को अगर log में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, 2.303 log। ठीक है, तो मैं उस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT बाय NF log 1 बाय MN प्लस। Yes, ma'am. अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम सब, ये लो प्रीवियस स्लाइड, ये लो अंकुश। ठीक है, मैंने क्या किया, ln को क्या कर दिया, 2.303 log में चेंज कर दिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब देखो R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहनी है, T टेम्परेचर है, N चेंज होगा हर रिएक्शन के लिए और फैराडे सेम रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जनरली आते हैं कि टेम्परेचर आपको हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ही दे रखा होता है। बहुत रेयर ही केस में रूम टेम्परेचर से अलग कोई टेम्परेचर दे रखा होता है। तो जब भी आपके पास नॉन इक्वेशन का बच्चे क्वेश्चन आएगा, पहले आप ये चेक करोगे कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है ना। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट R गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है 8.314। इसमें आप जूल वाली लोगे, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, फैराडे होगा 96500 कूलम। तो अगर जब आप वो वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट एक इक्वेशन आ जाती है जिसको आपको याद रखना है, log 1 बाय mn प्लस। इस वाली इक्वेशन को याद रखना है। अभी तो मैंने जनरल कोई भी मेटल लिया है, डिपेंड करता है कि R की वैल्यू बच्चे होगी इसमें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये तो मैंने आपको जनरल एक बताई थी मेटल की रिएक्शन, आपको पेपर में कोई भी देख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाय N log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं वो लिखती हूँ इक्वेशन आपको समझाने के लिए, Zn प्लस Cu2 प्लस से बना भैया क्या, Zn2 प्लस और Cu। तो इसके लिए अगर नॉन इक्वेशन लिखनी है बच्चे तो कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय N log जिंक 2 प्लस बाय कॉपर 2 प्लस। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ, अगर बच्चे कशिश टेम्परेचर 25 डिग्री से अलग हुआ तो आप ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, तब आपको भैया सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, R की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू। लेकिन ऐसा 12th के बाद जो आप एग्जाम देते हो उसमें ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही देंगे। अगर बिल्कुल माइनस सा चेंज होता है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, देखो 25 डिग्री पे 298 केल्विन होता है और 27 पे 300 होता है, तो ज्यादा चेंज नहीं है, तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने अप्रोक्सीमेशन मान के नहीं आंसर निकाल रखा तो आपको R और T की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ पेपर में इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। R की वैल्यू बच्चे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेके सोल्व किया गया है, तभी ये इक्वेशन आई है हमारी। ठीक है जी, बताओ याद रखोगे नॉन इक्वेशन को। इसके बाद बच्चे एक टॉपिक आता है आपका, हालांकि उसमें बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, कंसंट्रेशन सेल। पढ़ा है किसी ने? यस मैम, पढ़ा है। ओके, नहीं कसक F नहीं आएगा, F की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी इसी इक्वेशन में और डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाले, क्योंकि फैराडे हर रिएक्शन के लिए वही रहेगा। 1 फैराडे मैं यहाँ लिख देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारी EMF की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चाहे कंसंट्रेशन कितनी वो चेंज कर दे, हम यहाँ से आसानी से EMF निकाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन सेल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। आपको जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ बस उतना सीखते जाओ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो कंसंट्रेशन सेल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बच्चे, तब ज्यादा समझ में आएगा। लिखो कंसंट्रेशन सेल्स आर द सेल्स, मैं भी लिख रही हूँ तुम भी लिख लो, आर द सेल्स in which
two electrodes in which two electrode of the same material but the concentration of electrolyte is different, ठीक है, and they are कौन दो इलेक्ट्रोड, they are immersed in सेम सॉल्यूशन। मैं ये रात तक नोट्स अपलोड कर दूंगी, तुम टेंशन ना लो। लिंक मिल गया क्या तुम्हें इसके लिए? यस मैम। ओके, मैम दिखाना क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड। बच्चे बेटू कहाँ थे अब तक? एक बार मैं डेफिनेशन लिख लूं फिर दिखाती हूँ। एंड दे आर इमर्ज्ड इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं, आर कोल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये लो बेटा प्रीवियस स्लाइड। टेंशन मतलब की प्लेलिस्ट अपलोड हुई है बच्चे। अंकुश एक्चुअली जो डिले हो रहा था ना, एक्चुअली आज क्या ऑफिशियली ऑफ होता है, ठीक है, तो सिर्फ टीचर का ऑफ नहीं होता, बाकी टीम का ऑफ रहता है ऑफिशियली। तो मंडे तक मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएंगी सारी वीडियोस जो भी रह गई हैं तुम्हारी। ओके मैम। हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। बाकी मैं इसका जो भी इसके नोट्स है, वैसे तो मैं तुम्हें ग्रुप में भेज देती हूँ, तो आज मैं लिंक उसमें फोल्डर में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब मैं यहाँ पे एक वो बना रही हूँ, ध्यान रखना बच्चे, गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल दोनों ही अलग अलग हैं। गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते थे, दो अलग अलग बीकर लेते थे। कंसंट्रेशन सेल में हम एक ही बीकर लेते हैं और बीच में लगाते हैं पोरस पार्टीशन, पोरस प्लेट लगाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, पोरस पार्टीशन, ठीक है। और बात ये होती है इसमें, सबसे अलग बात ये है कि दोनों साइड जो है सेम सॉल्यूशन होते हैं। इधर भी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और इधर भी जिंक सल्फेट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है सिल्वर का हो, लेकिन होंगे दोनों सेम सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जिंक की रोड है और यहाँ पे भी जिंक की ही रोड है। ये एनोड की तरह ही बिहेव करेगी जैसे गैल्वेनिक सेल में होता था, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और भैया ये बैटरी से कनेक्ट है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है, ठीक है जी। बस अब कहोगे मैम ये तो क्या कर दिया आपने, अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस है, नाम देखो क्या है इसका, कंसंट्रेशन सेल। मतलब जो ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन सेल्स आर द सेल्स इन विच टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेम मटेरियल but the concentration of electrolyte is different and they are immersed in the same solution। तो यहाँ पे जो बच्चे जिंक सल्फेट है इसकी कंसंट्रेशन C1 मानोगे आप और इसकी मानोगे C2। सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों साइड जिंक सल्फेट। पोरस पार्टीशन मतलब बच्चे बीच में एक पार्टीशन लगा रखे ताकि दोनों सोल्यूशन को अलग अलग रख सके, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसमें से आयंस की मूवमेंट होती है, ठीक है, इसलिए बोला गया पोरस पार्टीशन लगा दिया बीच में, ठीक है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1, इसकी है C2। वही वोल्ट मीटर है, करंट फ्लो करेगा आयंस की वजह से और वोल्ट आपको रीडिंग आएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना ध्यान से। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसकी रिएक्शन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे नेगेटिव भी होगा और कैथोड पे पॉजिटिव भी होगा, ये आप भी लिख सकते हो। अगर मैं बच्चे एनोड पे रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगी, जिंक 2+ में चेंज हो रहा है +2 इलेक्ट्रॉन, और कितनी कंसंट्रेशन है इसकी C1, लिख सकती हूँ ऐसे, बताओ। यस मैम। और अगर मैं लिखूं कैथोड पे, तो कैथोड पे कैसे लिखूंगी, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से जिंक बना और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। यही है दोनों हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, बिल्कुल इजी है, कोई वो नहीं है। जिंक 2+ C2 से जिंक 2+ C1, यही बनेगी फाइनल रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो कोई हो ही नहीं रही, सिर्फ कंसंट्रेशन C2 से C1 हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप
आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, इसकी आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते आनी चाहिए। नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी? E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय n log, देख लो log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ C1 बाय C2। बताओ सही लिखा है? यस मैम। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी इससे कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है? अब ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन रहा है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस केस में कंसंट्रेशन सेल के केस में ई नोट सेल 0 होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों साइड क्या है बच्चे, जिंक की इलेक्ट्रोड है, तो भैया जिंक की है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो जिंक का होगा। तो जब आप ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करोगे तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो भैया जिंक का ही आएगा, तो माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल क्या होता है। या आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी होंगी, लेकिन हमारा आंसर सिंपल सा क्या होगा, 0 होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल 0 होता है, क्योंकि हम दोनों सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन में उनकी डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल ईएमएफ क्या आ जाएगा, माइनस 0.0591 बाय n log C1 बाय C2। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर चाहते हो आप कि आपका सेल वर्क करे, आप चाहते हो भैया आपका करंट फ्लो करे, तो उस केस में ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए। ईएमएफ ऑफ द सेल बताया था, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, जब मैं ये माइनस कॉमन लेके C2 को भैया ऊपर लिख दूंगी तब, क्योंकि अगर जब C2 ज्यादा होगा तभी आपका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। फॉर द, लिख लो, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। अगर तुमने C1 बड़ा ले लिया तो ईएमएफ आ जाएगा नेगेटिव, फिर वो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। यही पूछा जाता है। एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है, क्या होना चाहिए, तुम्हें इक्वेशन लिख के दे देंगे, या ये ई नोट सेल का पूछ लेंगे, या तुम्हें क्या करेंगे, कंसंट्रेशन सेल बना के दे देंगे और आपको नॉन इक्वेशन लिखनी है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इससे कर लोगे आया तो? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम कर लेंगे। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। ये लो, ओके ये हो जाएगा। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, उसके बाद आओ, ईएमएफ कब पॉजिटिव होगा बच्चे, जब आपका C2 ग्रेटर देन होगा C1 से। जब आपका C2 ग्रेटर देन होगा C1 से। ठीक है, उसके बाद बच्चे कंसंट्रेशन सेल का इतना ही टॉपिक था, सिर्फ इतना करो और खत्म करो। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, मतलब कुछ याद नहीं है, सिर्फ आपको इसका क्या नाम है, फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी नहीं। देखो अब बेसिकली मैं आपको क्या करा रही थी, एक काम करती हूँ, मैं रिएक्शन लिख के बता दू तुम्हें तब ज्यादा समझ में आएगा। जिंक अगर मैं इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऑफ Cu2 प्लस Zn2 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है ना, Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस।
यही होगी, हाँ या ना? इतना ठीक है? Yes, ma'am. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपकी एनोड वाली साइड है उसमें तो जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और मैंने कहा था कैथोड की साइड Cu2+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यही बोला था मैंने, हाँ या ना? याद आ रहा है Yes, किसी? ma'am. तो Yes, अगर मैं ma'am. नॉर्मल कोई भी रिएक्शन लेती हूँ कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, कि भैया इक्विलिब्रियम आ गया, यही बोलते हैं। Yes, ma'am. तो इसमें ये ध्यान रखना, इसमें भी सेम ये चीज है कि एक टाइम पे तो भैया जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और Cu2+ की कम हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, उस टाइम पे आएगा इक्विलिब्रियम। और ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बताओ? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जो आपका ईएमएफ हो जाएगा भैया वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ही सेम हो गई है, तो सेल कहां से, करंट कहां से फ्लो होगा? अब अगर ईएमएफ 0 हो गया तो वैल्यू क्या आएगी बताओ? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log ऑफ Zn2+ by Cu2+। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, अंकुश बच्चे, ग्राफ में मैं ये बोल रही थी, तुम्हें पता है जब तुम कोई रिएक्शन करा दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो टाइम के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यही होता है ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट बनते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, उस वाले पॉइंट को तुम क्या बोलते हो कि भैया इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो यही मैंने बोला है, जैसे Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और Cu2+ की कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, और उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो आपका उस पॉइंट पे ईएमएफ ई सेल 0 होगा, क्योंकि फिर करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ईएमएफ बच्चे, ई नोट सेल तो सेम रहेगा ना जिंक और कॉपर के लिए, ई नोट सेल कैसे 0 करोगे इसमें? वो सिर्फ कंसंट्रेशन सेल में होगा, इसमें आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ईएमएफ 0 होगा, ठीक है। अब आप क्या करते थे बच्चे, आप 11th में एक चीज करते थे, जैसे मान लो अगर मेरे को इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखते थे, Zn2+ कॉपर डिवाइड बाय जिंक कॉपर 2+, यही लिखते थे। अब क्या तो आप प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है, तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, Zn2+ by Cu2+। बताओ हाँ या ना? Yes, ma'am. तो मैं इसको ये लिख दूं कि ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log ऑफ केसी। Yes, ma'am. अब इसको आपको लर्न करना है। अब एग्जामिनर आपको केसी की वैल्यू भी दे सकता है और ई नोट निकालने के लिए भी दे सकता है, या ई नोट सेल की वैल्यू देख के केसी की वैल्यू भी निकाल सकता है, समझे? Yes, ma'am. ठीक है। ई नोट सेल, सॉरी ईएमएफ सेल 0 होगा, उसको वहां लेके जाओगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। सामने दिया होगा कि इक्विलिब्रियम पे ले रहे हो, दिया होगा, ओके मैम। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे बच्चे एक और फॉर्मूला ध्यान रखोगे कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालूं, उसकी वैल्यू होती है -NE0 सेल इनटू फेराडे। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे बस, और कुछ नहीं करना। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ये लो बेटा, मैम इसमें हमें ये नोट सेल खुद से ही 0 ले लेना है ना? ईएमएफ 0 लोगे बेटा, 0 लोगे ईएमएफ, हो गया मैम। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है आपको,
याद रखना है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ई नोट सेल आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और एफ क्या है, फैराडे है, ठीक है। अच्छा, और ये ध्यान रखना बच्चे, जूल बाय कूलम्ब क्या होता है, वोल्ट होता है, पता है ये चीज, जूल Yes, बाय ma'am. वोल्ट होता है। ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपका डेल्टा जी नोट आएगा जूल पर केल्विन पर मोल में आएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि किलो जूल में निकाल दो, समझ रहे हो, जो आप वैल्यू पुट रखोगे वो जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि किलो जूल में निकाल दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर जूल में आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल में चेंज करने के लिए, क्योंकि कूलम इनटू वोल्ट होता है जूल, तो आपका आंसर जूल में आएगा, और आपको उसको 1000 से डिवाइड करना, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि किलो जूल में निकालना है तो, ठीक है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। अभी मैंने एक क्या बताया, एक तुम्हें मैंने ये वाला बताया ना, एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ इस रिजल्ट को, ई नोट सेल वाले को कुछ और बताना है, एक और रिजल्ट, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log ऑफ केसी। एक सेकेंड 0 RT बाय NF, ऐसे लिखो एक बार, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बताना है आपको। जब मैं NF को ऊपर ले जाऊंगी, ये बन जाएगा, हाँ या ना। मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, बस इस इक्वेशन को LN में चेंज कर लिया, और कुछ भी नहीं किया, ताकि आपको रिजल्ट बता सकूं। अब ये क्या है तुम्हारे पास, माइनस डेल्टा जी नोट है, हाँ या ना, ठीक है। तो एक और रिजल्ट आ गया आपके पास कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस RT LN KC। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको लोग में चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं -2.303 RT log KC, क्योंकि LN क्या होता है, 2.303 log होता है। बच्चे इधर देखो, आशुतोष, डेल्टा जी नोट क्या था, माइनस ई नोट सेल इंटू एफ था ना, तो माइनस ई नोट सेल इंटू एफ क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी हो जाएगा ना, समझे। अब एक और भी बताती हूं मैं, एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, लिखो मेरे साथ साथ। मैंने क्या बताया आपको, डेल्टा जी जो होता है माइनस ई नोट सेल इंटू एफ होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मैंने आपको बोला था कि डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ या ना। यस मैम। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई नोट सेल तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूं, अगर आप सिंपल बात कर रहे हो कि डेल्टा जी माइनस एन ई एफ नोट, तो ईएमएफ को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, और ई नोट सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये, समझे इस बात को, लिख लो इसको। क्या बेटा, कुछ कह रहे हो क्या? मैम जो आपने अभी समझाया, मैं ये कह रही हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो मैंने आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, वो कैसे नेगेटिव आएगा, जब ई नोट सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप ई नोट सेल को ही नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए मेरी बात?
For a reaction to be spontaneous, delta G should be negative, E naught cell should be positive and Kc should be greater than 1. मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, नॉन्स्ट इक्वेशन देख ली, डेल्टा जी का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, दोनों याद रखोगे। ठीक है, ये वाला भी ई नोट एफ वाला भी और ये वाला माइनस आर टी एल एन के सी वाला भी। इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होती है ये भी ध्यान रखोगे। कौन सी स्लाइड बेटा आशुतोष? इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी रह गया हमारा थोड़ा बहुत रह गया होगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, सबने लिख लिया क्या? यस मैम। यस मैम। स्टार्ट करें क्वेश्चन करना, अपना दिमाग खोल के बैठना और हैंड रेस कर लेना जिसको आता होगा। ओके मैम। ठीक है, अभी कितने बजे? 7-9 बजे हैं, तो आधा घंटा करते हैं न्यूमेरिकल, जितने भी होंगे। ठीक है, बाकी आप घर से करेंगे ट्राई। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें मैंने इतना ही करवाना था, कंसंट्रेशन सेल, नॉन्स्ट इक्वेशन और जो ये है आपका डेल्टा जी वाला। चलो चैप्टर खत्म ना, चैप्टर कहाँ खत्म बेटा, अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट वाला। आपको रिएक्शन दे रखी है बच्चे, वो बोल रहे हैं ये रिएक्शन हो रही है गैल्वेनिक सेल में। आपको इन चारों में से बताना है कौन सी सेल रिप्रेजेंटेशन सही है। जस्ट रेज योर हैंड। क्या हो गया, इतनी देर लग गई क्या? मैम थर्ड वाली। मैम सी। क्या आएगा आंसर बताओ? मैम सी। मैम सी। सारे, अरे बच्चे हैंड रेस करना था, वैसे तो गलत कर दिया बच्चे तुमने। ओके, तुम सबने बोल ही दिया सी आएगा। सी से एग्री करते हो क्या सारे? यस मैम। ठीक है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है बीच में लगाते हो सोल्ट ब्रिज, यही करते हो। और यहाँ पे क्या लिखते हो आप? एनोड लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कैथोड लिखते हो। तो ये AgNO3 वाला तो वैसे ही हटा दो, क्योंकि भैया कहीं भी सिल्वर नाइट्रेट तो है नहीं ना, AgCl है। और यहाँ पे क्या आ गया? इसमें KCl आ गया, जबकि हमें किसकी बात कर रहे हैं? HCl की। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपको सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ए का, बी का, सी का। 0.68 माइनस 2.50 माइनस 0.50। आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, पहले तो ये कंफ्यूज मत होना। द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज, यानी कि आपको क्या बताना है? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, बताओ? ऑक्सीडाइज। यानी कि आपको बताना है कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखो बी ऑप्शन बोल रहे हो, तो बी की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, बी का सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होती है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो यानी कि बी का सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, फिर सी का होगा और लास्ट में ए का होगा। वेरी गुड, शाबाश, तुम तो मेरे से भी पहले कर रहे हो। जिसको समझ में नहीं आया वो उसी टाइम अनम्यूट करके पूछेगा कि मैम कैसे बता दिया। आप ये मत देखो कि बच्चे चैट में बोले जा रहे हैं, आप लोग जस्ट अनम्यूट करो और मुझसे पूछो अगर नहीं आया तो समझ में। मैम मुझे समझ नहीं आया। देखो बेटा, किसने पूछा? निबिता ने। निबिता लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस मैम। देखो मैंने आपको क्या कहा था, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे। और मतलब आपको ये बताना है
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कहा था सबसे ज्यादा होता है वो खुद को रिड्यूस करते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो -2.50 और -0.50 में से किसकी वैल्यू सबसे छोटी है? इसकी। तो भैया ये पहले आएगा, फिर सी, फिर ए। क्लियर है? चलो आगे चलो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड? इनमें से कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी? एनोड पे क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन होता है। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, नोट करना था। ये लो, बच्चे मैं नोट्स नोट में तो अटैच्ड होंगे ना क्वेश्चंस? हाँ हाँ हाँ, जो नोट्स है ना, जैसे मैंने अटैच करे हुए हैं सारे, ऐसे ऐसे दिखेगा तुमको सारा। ठीक है? ठीक है, तो मैं आज रात को कर दूंगी बैठ के, तुम टेंशन ना लो, आज रात को मिल जाएंगे तुम्हें। उसके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के, इसके मिल जाएंगे। ओके, सी आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है, बाकी सब में रिडक्शन हो रहा है, इसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिंपल है। ये 2002 में आया हुआ था तुम्हारे जेई में। अब ये मत कहना मैम हमारे पास तो बायोलॉजी नीट के करवाओ, नीट के भी हैं इसमें, तो मैंने दोनों के मिक्स लिख रखे हैं ना, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि जेई मेन में आया हुआ है चाहे नीट में आया हुआ है, हमें अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जेई 2002 में आया हुआ था। आगे चलो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी मैं आपको इजी इजी इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए तैयारी। अनामिका बच्चे, अभी ज्वाइन किया तुमने? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग अबाउट द गैल्वेनिक सेल? अनामिका बच्चे रह तो गया तुम्हारा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, मैंने आज नॉन इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल और थोड़ा डेल्टा जी के बारे में बताया बेटा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सी। देखो, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल ठीक है। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, भैया बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन टेक प्लेस एनोड, बिल्कुल गलत है, तो ये पता था। अब आप ये गलती भूल के भी मत कर देना कि करेक्ट पूछा हुआ है, रोंग पूछा हुआ है। तो जब भी मैंने कहा ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से ऊपर लिख लिया करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग। ठीक है? ओके, नेक्स्ट फॉर अ सेल गिवन बिलो, ये भी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं देखती हूँ कौन जवाब देगा, हैंड रेज करेंगे। आपको ये सेल दे रखा है पूरा, अच्छे से सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और आपको दो रिएक्शन लिख के दे रखे हैं, उनका ई नोट एक्स और वाई बोल रखा है। आपसे पूछा है ई नोट सेल क्या होगा, जस्ट रेज योर हैंड बेटा, आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम इंटेलिजेंट हो, कर लोगे। अरे बड़ी जल्दी ये हैंड रेज कर लिया। हाँ अंकुश बताओ, बताओ बेटा। मैम एक सेकेंड। ये हाँ जी बताओ बेटा, इतना टाइम लग रहा है। सामिया तुम बताओ। मैम सी है। सी है, बाई वन। कैसे किया?
मैम इलेक्ट्रॉन रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड का रिडक्शनल पोटेंशियल करके y माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं तो कह रही हूँ ये गलत है, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन को तो 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं, फिर तुमने कैसे डी रिएक्शन आना चाहिए y माइनस 2x। मैम y मैम डी आना चाहिए y माइनस 2x। अब मेरी मैम, सुनो ध्यान से, मैं बोलूं, यस मैम। Yes, ma'am. देखो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, इसका तो कोई लोचा नहीं है, ये तो सिंपल रिडक्शन है, और इसका ई नोट दे रखा है x, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा है Cu2 प्लस, कांस्टेंट होगी। मैम बी आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बता रही। ये दे रखा है। अब इस इक्वेशन पे आओ बच्चे, तुम्हें दे रखा है कि एनोड पे तो ये है और कैथोड पे ये है, समझे समझे ना। तो कैथोड वाली वैल्यू, कैथोड वाली तो बिल्कुल सही दे रखी है कि Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और Cu बना लिया, उसका ई नोट दे रखा है y। लेकिन ये क्या दे रखा है, तुम्हें रिडक्शन कर रखा है, और यहाँ पे क्या है, एनोड है, तो आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन से Ag प्लस, मैम Plus- लेते तो ऑक्सीडेशन से नहीं है ना, पर लेते तो रिडक्शन नहीं है ना, तो बच्चे फिर एक सेकेंड, ये तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्योंकि ये रिडक्शन करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसको देख के तुमने लिखनी होती है रिएक्शन, वो एनोड पे है, तो तुम्हें इस रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, यानी कि -x करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, Ag वाले में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको। अब लिखो ओवरऑल रिएक्शन, ई नोट को मत मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि मैंने बोला था ई नोट सेल की ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, याद है। यस मैम। यस मैम। तो क्या बन जाएगा ओवरऑल, Cu2 प्लस 2Ag, Cu2Ag प्लस, और आपको यही रिएक्शन निकालनी थी, तो आपने क्या किया, सिंपल आपने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब जो ई नोट सेल होगा फाइनल रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, y माइनस एक्स। तो सामिया ने बिल्कुल ठीक बोला था, मैंने जान करके बोला उसको गलत है, बिल्कुल ठीक बोला सामिया, लेकिन शायद आपका मेथड सही नहीं था बेटू करने का, ठीक है, समझे। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, और ये अभी तक आते हैं ये क्वेश्चन, समझ में आया। पहले ये बताओ, नहीं तो मैं फिर से बताऊं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी भी आएंगे। मैम एक बार और। ओके, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा गलत मत करना। देखो आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग सिल्वर तुम्हारा एनोड पे है, कॉपर तुम्हारा कैथोड पे, यही मतलब है। तो लिख दो कैथोड पे रिएक्शन लिख दो, एनोड पे लिख दो। लेकिन भैया हमने तो एनोड की रिएक्शन लिखी है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रिडक्शन की दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसको पहले आप भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ मैम यहाँ पे हमारा जो ई नोट ऑफ सेल होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है, तो जो हमारा कैथोड था वो y था, फिर बीच में माइनस आएगा और फिर बाद में ब्रैकेट में -x आएगा, तो y प्लस x आना चाहिए ना। बेटू ध्यान से सुनो, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, लेकिन ये आप तभी लगाओगे फॉर्मूले जब आपके पास दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हो, समझ रहे हो मेरी बात। जब आपके पास दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आपके पास तो भैया एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक रिडक्शन पोटेंशियल है, तो डायरेक्ट सिर्फ ये देखो कि जो थर्ड इक्वेशन आई है वो कैसे आई है, दोनों को ऐड करने से आई है, तो कर दो y माइनस एक्स, खत्म। तभी मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, आपको सिर्फ एक ही ऑप्ट करना है, ठीक है, समझ गए। अगर फिर भी आपको वैसे ही करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि मैम ये कैथोड पे है, मतलब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, यानी कि ये है, ठीक है, और एनोड पे क्या है ये है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन आगे जाके जब रिएक्शंस आएंगी तो मैं तो हमेशा यही प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ऐसे करके चलोगे तो आपका कंसेप्ट भी स्ट्रोंग होगा और चीजें भी क्लियर होंगी,
समझ आ रही है? ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे बच्चे जब दोनों में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और ये भी, और हमें सेल रिप्रेजेंटेशन से ये पता चल गया कि ये कैथोड पे है और ये एनोड पे है, तो y माइनस एक्स डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको ये वाला करना है, ये वाला करो, ये वाला करना है, ये वाला करो, बस गलत मत करके आना पेपर में। समझ गए? यस मैम। आगे चलो। यस ये मैम। मैं एज इट इज आपको नोट्स में अपलोड करूंगी, इसको मैं चेंज नहीं करूंगी, बिल्कुल जैसा ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेम तुम्हें नोट्स में भी मिल जाएगा। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं बेटा। ओके, ये वाला करो बेटा ट्राई, बस समझ आना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। आपको ई नोट निकालना है, आपको वैल्यू दे रखी है दोनों की, Zn 2+ में चेंज हो रहा है, आयरन से आयरन 2+ में हो रहा है। आपको ई नोट निकालना है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो पहले तो ये रिएक्शन बना के आओ, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज करो। यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। हाँ रोहन बताओ बेटा, आंसर मत बताना, तरीका बताओ। रोहन बताओ। रोहन गया क्या? विवेक तुम बताओ। अरे कोई तो बता दो। मैम फेरस का ना जो वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है उसे रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। पहले बच्चे ये बताओ इसको रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कैसे लेके आऊं मैं, क्या लिखूं मैं? जो फेरस का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो जो ऑक्सीडेशन का डाटा दे रखा है उसे हम रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। अच्छा, एनोड पे क्या आएगा, जिंक या आयरन? पहले तो ये बता दो। एनोड पे आएगा जिंक। वेरी गुड। और जिंक का मतलब हमें भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, वही दे रखा है, तो इसको एज इट इज रख दूं, हाँ या ना? सारे जवाब दो। यस मैम। कैथोड पे क्या है? कैथोड पे क्या होगा? आयरन है, तो आयरन का लिखो फिर Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन Fe। आपको अप्रोच पता चलेगी कि मैम कैसे सॉल्व कर रही है, ठीक है? लेकिन हमने क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिख क्या रहे हैं हम? रिडक्शन। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। ओके, तो अब क्या करो, इसको कर दो। कैसे आएगी ये फाइनल रिएक्शन? सब कुछ सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ मैं देखती हूँ बी आएगा कि नहीं आएगा। Zn प्लस Fe2+, Zn2+ Fe, यही निकालनी थी आपको, इसी के लिए बताना था। ये कैसे आया? दोनों को ऐड करके आया, तो भैया कर दो। 0.76 माइनस 0.41 कितना आएगा? 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 0.35। वेरी गुड। 0.35। किसी को इसमें कोई डाउट? नो मैम। बड़े इंटेलिजेंट हो भाई तुम तो। पढ़ के आए हो क्या सारे घर से? यस मैम। नो मैम। यस मैम। ये देख, कौन बोला नो मैम? मैम मतलब अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ के आए। चलो ये वाला मैंने क्लास में कराया था। अब सुनो, ये तुम्हारा 2020 में आया है और ये तुम्हारा बोर्ड में भी आया हुआ था, बिल्कुल सेम यही डायग्राम बना के, और सब कुछ यही ऑप्शन था आपका जब बोर्ड का था ना, एमसीक्यू टाइप का पेपर आता था तब, और यही सेम क्वेश्चन आया हुआ जेई में। अब तुम देख लो, तो एनसीईआरटी भैया छोड़ के नहीं जाना का। विवेक तुम क्या करो, जूम कर लो ना बेटू स्क्रीन, उससे ऐसे कर लो ना, ऐसे। ओके मैम। हाँ चलो, अब देखो ये कैसा सा डायग्राम है, जैसा जैसा मैंने क्लास में बताया था, थ्योरी वाली क्लास में बताया था। है तो ये गैल्वेनिक सेल ही सब कुछ, जिंक, कॉपर, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, सोल्ट ब्रिज लगा रखा है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा है, ऊपर से ये ई एक्सटर्नल है, ऊपर से एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वही इन्होंने पूछ रखा है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन। तो आपको बच्चे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये मैं करवाती हूँ। उन्होंने बोल रखा है अगर ई एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो ये बोल रहे हैं क्या कोई फ्लो नहीं होगा करंट का? पहला इनकरेक्ट बतानी है। फिर बोल रहे हैं जब ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा 1.1 से, मतलब ई सेल की जो वैल्यू है ना बच्चे वो इसमें है 1.1, उससे बोल रहे हैं। अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो जिंक डिसोल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपोजिटेड कॉपर।
अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो कह रहे हैं फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे उल्टा, कॉपर से जिंक। और ई एक्सटर्नल अगर कम है तो जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। ओके, तो बताओ कौन सा है? हाँ मैं पूछती हूँ। हाँ अनामिका बोलो। अनामिका बोलो। बी। मैम बी ऑप्शन। बी समझ में आया? क्यों आया बी? यस मैम। क्योंकि अगर बच्चे ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा हमारे ईएमएफ से यानी कि 1.1 से, तो जिंक डिसोल्व नहीं करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड पे एंड कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक वाला काम चलेगा इसमें। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन रहेगा बच्चे वो इनकरेक्ट रहेगा। मैम बी आएगा। इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। मैम क्या बोल रहे हो कॉपर। बेटा? मैम सी देखो जो मैं एक ऑप्शन बार है। मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैं एक बार फिर बता देती हूँ तुम्हें। मैंने बोला था, फर्स्ट पॉइंट बोला था, जब ई एक्सटर्नल जो होगा लेस देन होगा ईएमएफ से यानी कि 1.1 वोल्ट से, तो बिल्कुल आपका गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक टू कॉपर, जिंक डिसोल्व होगा सॉल्यूशन में और कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, यही बोला था। और क्या बोला था? जब ई एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा ईएमएफ के तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक थर्ड पॉइंट क्या बोला था? जब ई एक्सटर्नल तुम्हारा ग्रेटर देन हो जाएगा ईएमएफ से तो उल्टी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। मतलब उल्टी गाड़ी कैसे? कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कॉपर से जिंक होगा। यही बोला था ना मैंने? ठीक है, तो आपका बच्चे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जिंक डिसोल्व नहीं होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। मैम कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा। वो किस केस में होता है? आपका गैल्वेनिक सेल में होता है, ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाता है, जिंक आपका होता है एनोड ही है लेकिन उसको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। ठीक है, और उसमें नेगेटिव मिलता है। हाँ बोलो बेटा। मैम जो जब हमारा ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो हमारा जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। हाँ उल्टा हो जाएगा। मतलब जिंक डिपॉजिट होगा, कॉपर डिसॉल्व होगा। हाँ 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 ठीक है मैम। ठीक है, तो यही वाली स्टेटमेंट गलत है, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ काम होगा आपका गैल्वेनिक सेल में, ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो अलग होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने तुम्हें वैसे भी ये बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है, एक ही बीकर में लेना होता है। ठीक है, उसमें हम सोल्ट ब्रिज भी यूज नहीं करते हैं, तो उसका अलग केस होता है। तो इससे भी आप गेस कर सकते हो। अगर आपको ए सी डी ऑप्शन के बारे में पता है, अगर आपको बी के बारे में समझ भी नहीं आ रहा तो भी आप बी ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। मैम ये बताओ, झूठी हाँ मत भरना, पहले बता रही हूँ, झूठी हाँ मत भरना। Which one of the following is not a function of a salt bridge? बताओ। देखो फर्स्ट क्या था? सोल्ट ब्रिज टू अलाउ द फ्लो ऑफ कैटायंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर, ये बिल्कुल ठीक है। एनायंस का भी फ्लो होगा। टू अलाउ द इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्या? बताओ। तो मैम तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यही साल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन है। ठीक है, आयंस का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करता है आपका सोल्ट ब्रिज। ठीक है, और जितने भी मैंने तुम्हें पॉइंट लिखवाए थे सोल्ट ब्रिज के वो सारे ध्यान रखने हैं। क्लियर है? वेरी गुड। फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन। मिक्स नहीं करता है क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बच्चे वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो बेचारे सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, कैथोड और एनोड साइड, कैथोड की साइड और एनोड की साइड चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक साइड पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ही हम क्या लगाते हैं बेटू? सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे चलो फिर। आपको भैया ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जिंक के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, निकल के। आपको रिड्यूसिंग पावर बताने, देख पा रहे हो? फिर आ गए ये क्वेश्चन। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। यानी कि देख लो,
सबसे कम किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैम मैम डी। अरे घाई मत करो, आराम से बताओ। हाँ बोलो, सबसे कम किसका है? मैम कैल्शियम कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का, फिर ऑप्शन लगा दूं बी ऑप्शन? यस मैम डी ऑप्शन। ऐसा है, कोई ऐसा है जो कहे मैम उल्टा आएगा? नो मैम। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रोंगर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि तुम्हें याद रहे। ऐसे समझ में आ जाएगा ना नोट्स में तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। ये मत, हाँ कहीं आप बोलो मैम थोड़ा अच्छा अच्छा लिख के दे देना, और ये अच्छा अच्छा ही लिख रहे हो, ठीक है। चलो आ जाओ अब इस पे। ये तो मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में ही आया हुआ है ये, लेकिन दिखाना एक बार। ये लो बेटा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगी, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे बच्चे, वो तुम घर से करोगे, ठीक है। ओके मैम। ऐसे तो काफी सारे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, घर के लिए कर ले लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि टाइम हो जाएगा ना अदरवाइज। देखो बच्चे, आपको क्या दे रखा है, आपको जिंक के साथ कोई भी मेटल दे रखा है लगा के। अब वो मेटल आपका गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और आयरन 2+ भी हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा दे रखा है टेबल के अकॉर्डिंग। सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जूम करके देख लो, किसी को नहीं दिख रहा तो, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट, तो इनमें से कौन सा कैथोड मैक्सिमम वैल्यू देगा ई नोट की पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि आपको सारे ये वैल्यू दे रखी है ना, तो ई नोट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको बोल रखी है सबकी आपको निकाल निकाल के देखनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा ई नोट सेल की वैल्यू किसमें ज्यादा आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो मैम ये तो बिल्कुल इजी है, ई कैथोड माइनस ये नोट करके निकाल देंगे, तो भैया फंस जाओगे, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत आएगा। कैसे करोगे, कौन बताएगा? मैं आपको एक दो पार्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें कैलकुलेशन होगी, मैं करके दिखा रही हूँ, देखो ध्यान से। देखो जिंक का आपको ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालती हूँ गोल्ड के साथ, ये दे रखा है हाँ या ना, कितना दे रखा है 1.40, ठीक है बच्चे, यही दे रखा है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लॉक करूंगी सही ऑप्शन को, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अगर तुमने पहले कर रखा है तो ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, मैं भी तुम्हें सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो इसको मैं कैसे करूंगी, पहले लिखना पड़ेगा, अगर किसी ने डायरेक्ट माइनस कर दिया तो वो बुरा फंसा होगा। देखो क्या करना है इसमें, डायरेक्ट ही किया, फंस गए हो तो। देखो जिंक क्या है बच्चे, जिंक क्या है, एनोड पे है, तो भैया हमें तो ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना, पहले इतना बताओ, क्लियर हुआ? जो ये मेटल दे रखा है वो बिहेव करेगा एज ए कैथोड, तो भैया रिडक्शन होगी, और ये रिडक्शन ही दे रखा है तो कर दो फिर, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और क्या होगा, एयू बनेगा, कितना दे रखा है 1.40। अगर किसी ने ये डायरेक्ट निकाल दिया है तो भैया वो फंसा बहुत बुरा। 1.4 माइनस 0.76 की है। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आप फंस चुके हो, हाँ आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। 6 पहुंचेगा, इधर को थोड़ा सा रखना। ओके 3 से इसको करना पड़ेगा 2 से,
देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, आंसर मुझे भी नहीं पता भी मत बोलो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम क्या करोगे, पहले इसको लिख लो। अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूं तो ये बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, पहले तो ये बताओ हाँ या ना। यस मैम। इसमें ना एक ट्विस्ट ये है बेटा, एक ट्विस्ट ये है कि इसमें ना हमें बता नहीं रखा कि ये खिला दे हाथ वाला। इसमें हमें ना फाइनल रिएक्शन नहीं बता रखी कि क्या होगी। तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, जो रिएक्शन बन रही है ना वो बना लेंगे, जो रिएक्शन बन रही है वो बना लेंगे और देखेंगे डेल्टा जी करके निकालना पड़ेगा बच्चे। इन दोनों को ऐड करके ये इक्वेशन बनी है, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 करना पड़ेगा हमें। हाँ क्या बोल रहे हो, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन ई नोट सेल इंटू एफ होता है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, समझ पा रहे हो क्या ये मैं क्या करी जा रही हूँ या लिखी जा रही हूँ बस ऐसे ही। हाँ बोलो। मैम दोबारा बताना, हो गया था मैम। देखो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, तो डेल्टा जी3 क्या हो जाएगा, डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। अब डेल्टा जी3 क्या होगा, माइनस N3 ई नोट सेल इंटू एफ, ठीक है। ऐसा ही डेल्टा जी1, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो तो अब आप ये लगाओगे, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, तो डेल्टा जी1 क्या हो जाएगा, माइनस N1 ई नोट सेल इंटू एफ, ठीक है। फिर आगे माइनस N2 ई नोट सेल इंटू एफ, यही होगा, ऐसी लिखी जाएगी इस इक्वेशन को, बोलो। तो एफ से तो एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये N3 कितना है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है तो 1 कर दो। ई नोट सेल इसका निकालना ही है हमें, ठीक है। इसमें कितना है, N1 में 2 है और इसका ई नोट सेल माइनस 0.6 है। इसका कितना है, N2 का 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और माइनस 1.40। अब आपको इसको सोल्व करना है कि कितना आएगा, वो आपका रहेगा आंसर। कर लोगे क्या, ठीक है। फिर आपको सेम बच्चे इसमें निकालना है, Ag प्लस में, ऐसे इसमें निकालना है, ऐसे इसमें निकालना है। एक बार निकाल के देखना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा ये क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। एक बार करके देखना कि क्या आएगा, ठीक है। अगर आप, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार यही करवाऊंगी, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, तुम पहले घर से ट्राई करोगे, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन और हैं, मैं रात तक अपलोड कर दूंगी, ट्राई करके देख लेना। ओके मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप क्लियर हुई होंगी चीजें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा कैसे करना है क्वेश्चंस को, मैम। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाँ आप लीव कर सकते हो बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन की स्लाइड दिखाना, लास्ट जो क्वेश्चन